नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED-SCVI RSVI संस्थान लखनऊ। विगत कुछ दिनों से चली आ रही श्रृंखला में आज DED-SCVI के प्रथम सेम के द्वितीय पेपर के तृतीय यूनिट में लेफ्टिनेंट कर्नल सर क्लूथा मैकेंजी सर, जिन्हें दृष्टिहीनार्थ पुनर्वास सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कहा जाता है, उनके बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। मैकेंजी जी का जन्म 11 फरवरी 1895 में न्यूजीलैंड के क्लूथा क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता तथा माता को इस क्षेत्र से विशेष लगाव था, अतः उन्होंने अपने बेटे का नाम क्लूथा मैकेंजी रखा। क्लूथा पर परिवार के राजनीतिक परिवेश का प्रभाव स्वाभाविक था, क्योंकि उनके पिता एक सक्रिय राजनीतिज्ञ थे। साथ ही साथ उन पर न्यूजीलैंड के विशाल हरित मैदानों का भी असर हुआ। युवावस्था में प्रवेश करते ही क्लूथा ने ट्रूपर के रूप में न्यूजीलैंड सेना में नौकरी शुरू की। सेना में अभी 1 वर्ष हुआ था कि तुर्की में गलीपोली नामक स्थान पर एक गोले के फटने से वह दृष्टिहीन हो गए। उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन के एक सैनिक अस्पताल में ले जाया गया। इसी अस्पताल में सर आर्थर पियर्सन ने उनसे भेंट की। सर पियर्सन स्वयं दृष्टिहीन थे और वह युद्ध में दृष्टिहीन होने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और नई जिंदगी के लिए उन्हें तैयार करने के लिए प्रायः सैनिक अस्पतालों में जाया करते थे। उन्होंने लंदन की विश्व प्रसिद्ध सेंट डस्टसन संस्था की स्थापना की थी। अस्पताल में रहते हुए ही क्लूथा का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया था। उन्हें टाइपिंग सिखाई गई, जिसमें उन्होंने काफी रुचि ली। सर आर्थर पियर्सन ने तत्पश्चात उनसे एक लेख लिखने का आग्रह किया। मैकेंजी के लेख को पियर्सन के सौजन्य से इवनिंग स्टैंडर्ड में स्थान मिला और साथ ही क्लूथा को 5 गिनी का पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। इससे उनका उत्साहवर्धन स्वाभाविक था। अस्पताल से बाहर आने पर मैकेंजी को सेंट डस्टन में ब्रेल तथा मसाज इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। यहीं रहकर उन्होंने सर पियर्सन की सहायता से 1916 से 1919 तक एक सैनिक अखबार का संपादन कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें काफी ख्याति तथा आत्मविश्वास का लाभ हुआ। यहीं पर उन्हें जीवन साथी भी मिला। व्यवसाय की तलाश में मैकेंजी ने अपने पारिवारिक व्यवसाय राजनीति के अखाड़े का थोड़ा सा अनुभव भी प्राप्त किया। 1921 से 1922 में न्यूजीलैंड की संसद में उन्होंने ऑकलैंड पूरब का प्रतिनिधित्व किया। इस पर इस क्षेत्र में उन्हें अपना भविष्य विशेष सुरक्षित नहीं जान पड़ा, अतः उन्होंने दृष्टिहीन कल्याण को अपनाया और ऑकलैंड स्थित दृष्टिहीनार्थ जुबली संस्थान को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। यह संस्थान उनकी कर्मभूमि ही नहीं अपितु उड़ान पट्टी भी सिद्ध हुआ। वह इस संस्थान में 1923 से 1938 तक निदेशक रहे। अपनी व संस्थान की प्रशंसनीय प्रगति की। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1935 में सम्मानित किया गया और वह सर मैकेंजी बन गए। सर मैकेंजी सितंबर 1939 में भारत की निजी यात्रा पे आए थे। उसी समय सेंट डस्टन्स लंदन के लॉर्ड फ्रेजर ने उन्हें भारत में सेंट डस्टन्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए भी कहा। इसी महीने दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने, इस युद्ध में अनेक सैनिकों के दृष्टिहीन होने की आशंका तथा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय दृष्टिहीन सैनिकों की लगभग असहाय स्थिति के कारण तत्कालीन भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने किसी न किसी रूप में मैकेंजी से भारत में दृष्टिहीन पुनर्वास के संबंध में कुछ बातचीत अवश्य की होगी। यही कारण है कि 1940 में भारत से गए और 1942 में पुनः लौट आए।
1942 में उनके लौटने पर सरकार ने लॉर्ड फ्रेजर को तार भेजकर अनुरोध किया कि सर मैकेंजी को आधे समय भारत सरकार के लिए काम करने की अनुमति दी जाए। इस अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया गया। इस तरह सर क्लूथा मैकेंजी ने हिंदुस्तान में दृष्टिहीनों के पुनर्वास के लिए काम शुरू किया। अगले वर्ष सरकार ने उन्हें विशेष अधिकारी दृष्टिहीनता नियुक्त किया और साथ ही उन्हें अस्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी दे दिया। विश्व युद्ध की लपटें तेजी से बढ़ रही थी। पूर्वी क्षेत्र में अनेक ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त बहुत से ब्रिटिश सैनिक भी युद्ध में विकलांग हो रहे थे। भारतीय सैनिकों के पुनर्वास तथा बरतानवी सैनिकों को लंदन से सेंट डस्टनसन पुनर्वास केंद्र में भेजने से पूर्व उपयुक्त अस्थायी सुविधाएं देने की दृष्टि से सर क्लूथा मैकेंजी ने देहरादून में सेंट डस्टनसन हॉस्टल फॉर इंडियन वॉर ब्लाइंडेड भारतीय युद्ध दृष्टिहीनार्थ छात्रावास की स्थापना की। इस केंद्र का स्थापना दिवस 9 जून 1943 को माना जा सकता है, जब तत्संबंधी बोर्ड लगाया गया। अगले ही दिन अर्थात 10 जून को हवलदार अब्दुल करीम ने पहले प्रशिक्षणार्थी के रूप में इस केंद्र में प्रवेश प्राप्त किया। शुरू में केंद्र ने 54 राजपुर मार्ग स्थित एक इमारत में काम किया और बाद में इसे 116 राजपुर मार्ग पर स्थायी परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी केंद्र को लंदन के सेंट डस्टनसन के अनुरूप ही बनाया गया था। भारतीय परिवेश और परिस्थितियों की अपनी समझ के अनुसार क्लूथा ने कुछ संशोधन भी इसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में और क्रियाकलापों में किए थे। प्रशिक्षण के दौरान भूतपूर्व दृष्टिहीन सैनिकों को टाइपिंग, गड्डी चलाने, कुर्सी बुनने और मनोरंजन के लिए संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक ऐसे दृष्टिहीन सैनिक का उल्लेख भी मिलता है जिसके दोनों हाथ लड़ाई में कट गए थे और वह हुक लगाकर टाइपिंग किया करता था। भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम 1949 तक समाप्त हो चुका था। अतः सेंट डस्टनसन हॉस्टल की ओर से भारत सरकार ने इस केंद्र को अपने अधिकार में लेने का आग्रह किया। फलतः केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसका अधिग्रहण कर लिया तथा 1 जनवरी 1950 से इस केंद्र को असैनिक प्रौढ़ दृष्टिहीनों के लिए भी खोल दिया गया। इसका नाम बदलकर प्रौढ़ांध प्रशिक्षण केंद्र TCAB रखा गया। कुछ वर्ष बाद इसे भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात दृष्टिहीन कल्याण क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति सरकार की बढ़ती संवेदनशीलता के अनुसार केंद्रीय ब्रेल प्रेस प्रौढ़ांध प्रशिक्षण केंद्र की महिला शाखा, दृष्टिहीन बालकों के लिए आदर्श विद्यालय, आश्रय कार्यशाला, राष्ट्रीय पुस्तकालय इत्यादि की स्थापना की गई। विभिन्न एककों को दृष्टिहीन कल्याण का अधिक सशक्त उपकरण बनाने की दृष्टि से सरकार ने इन्हें एक बहुआयामी संस्थान के रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। परिणाम स्वरूप 1967 में इन सभी एककों को राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ केंद्र NCB के अंतर्गत संगठित किया गया। 1970 के दशक में सरकार ने प्रमुख विकलांगता क्षेत्रों में आवश्यक शोध, चुनिंदा राष्ट्रीय सेवाओं को आदर्श रूप में प्रदान करने तथा आवश्यक मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्यों से राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप जुलाई 1979 में NCB को राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान NIVH का दर्जा दे दिया गया। 1982 में इसे एक स्वायत्त संस्थान के रूप में पंजीकृत करवाया गया। कई वर्षों तक इसे दृष्टिबाधितार्थ राष्ट्रीय संस्थान कहा जाता रहा। तत्पश्चात यह कहा गया कि इसके अंग्रेजी नाम के हिंदी अनुवाद में त्रुटि थी, अतः इसके अंग्रेजी नाम NIVH के अनुरूप इसे हिंदी में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहा और लिखा जाना चाहिए। यह सही है कि क्लूथा ने अपने प्रतिवेदन में जिस प्रकार की दृष्टिहीनार्थ राष्ट्रीय परिषद की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, यह संस्थान उससे कुछ भिन्न प्रकार का बना, परंतु इसमें संदेह नहीं कि सरकार को इसकी मूल प्रेरणा उसी प्रतिवेदन से मिली। अतः योगदान की मात्रा को लेकर बहस हो सकती है, परंतु इस बात से कोई इंकार नहीं करेगा कि इसमें सर क्लूथा मैकेंजी का भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य है।
मैकेंजी का एक और योगदान दृष्टिहीनों से संबद्ध भारत सरकार के प्रतिवेदन ने निभाई गई भूमिका है। इसे 1944 में प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि प्रतिवेदन के लिए उत्तरदायी समिति के वह केवल सदस्य सचिव थे, परंतु उनकी भूमिका अन्य सदस्यों से बहुत अधिक थी। उन्होंने उस समय कार्यरत विभिन्न दृष्टिहीनार्थ संस्थाओं का सर्वेक्षण किया और आधुनिक सेवाएं शुरू करने तथा उनकी प्राथमिकताओं के संबंध में प्रतिवेदन के माध्यम से स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए। इस प्रतिवेदन में विद्यालय पूर्व आयु के दृष्टिहीन बालकों के लिए नर्सरी शिक्षा, स्कूल आयु वर्ग के बालकों के लिए आवश्यक स्कूल सुविधाओं तथा वयस्क दृष्टिहीनों के प्रशिक्षण से लेकर पुस्तकालय सेवाओं, दृष्टिहीनता की रोकथाम हेतु कार्यक्रम, उनके लिए आवश्यक विशेष कानून, ब्रेल सामग्री के उत्पादन की व्यवस्था, दृष्टिहीनता के अतिरिक्त अन्य विकलांगताओं से ग्रस्त दृष्टिहीनों के पुनर्वास की समस्या तथा दृष्टिहीन कल्याण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय परिषदों की रूपरेखा आदि पर सुझाव दिए गए हैं। इनमें से अनेक सुझावों को अभी तक भारत सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में लागू किया जा चुका है, परंतु अब भी कुछ एक सुझाव ऐसे हैं जिन्हें लागू किया जाना बाकी है। ऐसे सुझावों में दृष्टिहीनों के लिए एक विशेष कानून की व्यवस्था सम्मिलित है। इस संबंध में 1980 से लेकर अब तक कई समितियों ने विचार किया तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, परंतु अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। दृष्टिहीनों के कई संघों ने आंदोलन भी किए, परंतु अभी तक संसद ऐसा कोई कानून पारित करने में असफल रही है। हमारे देश में लागू भारतीय ब्रेल के विकास में भी क्लूथा की अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1941 में नियुक्त सरकार की ब्रेल संबंधी समिति के विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार समान भारतीय ब्रेल संहिता को 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। मैकेंजी की अध्यक्षता में बनी एक अनौपचारिक समिति ने इसका विरोध किया तथा स्टैंडर्ड इंडियन ब्रेल कोड तैयार किया गया। यह विवाद मैकेंजी के भारत से जाने तक बना रहा। तत्पश्चात भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 1949 में यूनेस्को से अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर विचार करने के लिए आग्रह किया। उसी वर्ष यूनेस्को ने सर क्लूथा मैकेंजी को अपना ब्रेल सलाहकार नियुक्त किया तथा मार्च 1950 में पेरिस में ब्रेल पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में विभिन्न भाषाओं में ब्रेल की संहिताएं बनाने के लिए प्रमुख सिद्धांतों को निश्चित किया गया। बाद में चलकर इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप भारतीय ब्रेल संहिता तैयार की गई, जिसे सरकारी तौर पर 1951 में मान्यता दे दी गई। भारत में दृष्टिहीन कल्याण क्षेत्र में सर क्लूथा मैकेंजी की सेवाओं के लिए सन 1947 में उन्हें कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें एक स्वर्ण पदक दिया गया। भारत में अपने प्रवास के दौरान सर क्लूथा मैकेंजी ने दृष्टिहीनों के बहुआयामी पुनर्वास की सेवाओं को एक आधुनिक तथा अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनके प्रयासों ने इस क्षेत्र में सरकारी भूमिका में वृद्धि की, जिससे अधिकाधिक नेत्रहीनों को लाभ मिलने लगा। 1948 में भारत से लौटने के बाद उन्होंने चीन, सिंगापुर तथा पाकिस्तान में दृष्टिहीन कल्याण सेवाओं के लिए कुछ काम किया। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 20 देशों में दृष्टिहीनों के लिए सेवाएं सुलभ करवाने तथा उनके परिवार के विस्तार के लिए योगदान दिया। हालांकि पत्रकारिता का काम 1919 में उन्होंने छोड़ दिया था, परंतु लेखन से उनका रिश्ता किसी न किसी रूप में बना रहा। उनके द्वारा तैयार अनेक प्रतिवेदनों से उनकी विकसित तथा परिष्कृत लेखन प्रतिभा की स्पष्ट झलक मिलती है। 1965 में उन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी और उसके बाद वह अपनी आत्मकथा पर काम कर रहे थे। इसी पुस्तक के पूरा होने से पहले ही 30 मार्च 1966 को उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर क्लूथा मैकेंजी जो शुरू में सेना में, न्यूजीलैंड की सेना में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी दृष्टि क्षमता गंवानी पड़ी। अदम्य साहस, निर्भीकता तथा कुशल मार्ग निर्देशन और बनी हुई संकल्पनाओं को स्वरूप देने हेतु सर क्लूथा मैकेंजी ने सिर्फ अपने जीवन को नहीं, अपितु दृष्टि बाधित समाज के उन सभी भाई बहनों के जीवन को परिष्कृत बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए सभी साफल्य प्रयोग किए तथा
लगभग 20 से अधिक देशों में दृष्टिबाधित जनों के पुनर्वास हेतु अपनी सेवाएं प्रदान की, जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या आ जाने पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्तर पर उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय अब उस समस्या से लड़ते हुए समाज हित में क्या क्या और किया जा सकता है और कितना बड़ा किया जा सकता है, कितने विश्व स्तर पे सोचा जा सकता है, ब्रॉड स्तर पे सोचा जा सकता है, इन सब चिंतनों को भी मनन करने के लिए और उस पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। क्लूथा मैकेंजी सर की जीवनी हमें एक अदम्य साहस प्रदान करती है तथा जीवन में सदा सकारात्मक होते हुए समाज निर्माण की भूमिका को उच्चस्त बनाने की बात सिखाती है। तो यह जीवनी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य करें। धन्यवाद।